20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव का 4 चरण समाप्त हो चुका है और 4 चरणों में बिहार की 19 लोकसभा सीटें निपट गई हैं और 5वें चरण का चुनाव कल है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 5 लोकसभा सीट कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है और इन लोकसभा सीट पर हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पर है। तो कहां किसका पलड़ा भारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हैं। आशुतोष ने न सिर्फ धूप की तपिश झेली है, न सिर्फ सियासत की तपिश को देखा है, धूप की तपिश भी झेली है। जनता का मूड मिजाज, नेताओं के बयान और उनके अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ आपके सामने उनके जरिए हमने आपको दिखाया है। सब कुछ भांपा है आशुतोष ने। तो क्या भांपा है, क्या समझ पाए हैं, बिहार की सियासी गणित को कितना समझ पाए हैं आशुतोष? और इन 5 सीटों पर भी उन्होंने सर्वे किया है, लोगों के बीच गए हैं, नेताओं के बीच गए हैं, जानने का प्रयास किया है। तो आशुतोष ने क्या देखा है, क्या सुना है और देख सुनकर क्या समझा है, उनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है इन 5 सीटों का राजनीतिक गणित? आशुतोष, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी की, क्योंकि मधुबनी में हमारी 2 टीम गई। पहले हमारे एडिटर इन चीफ गए श्रीकांत जी, उन्होंने इंटरव्यू किया, सर्वे किया और उसके बाद मैं भी गया। मधुबनी में जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया अशोक यादव को, तो उस वक्त एक तरीके से एंटी बीजेपी मूवमेंट चल गया था, वंशवाद का आरोप लगने लगा था और लग रहा था कि ये तो हार गए। लेकिन महागठबंधन का ये सीट जो है, एक तो महागठबंधन पहले विलम्ब की सीट घोषित करने में, उसका प्रत्याशी आया, उसके बाद ही फाइट लगने लगा। लेकिन जब शकील अहमद और फातमी, इन दोनों का नाम बतौर निर्दलीय सामने आया, तो महागठबंधन का जो डगर था वो कठिन हो गया। बाद में फातमी मान गए, वो बैठ गए, तो इससे कहीं ना कहीं आसान हो गया महागठबंधन के लिए, बद्री पूर्वे के लिए लड़ाई। उसके बाद बीच में कांग्रेस बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी, बेशक दिखाने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन ये बात फैक्ट है और मुकेश सहनी भी ये बात को जानते थे, जो कि वीआईपी पार्टी के मुखिया है, कि कांग्रेस उनको समर्थन नहीं कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान में अब मतलब कांग्रेस वही कर रही है बद्री पूर्वे के साथ जो आरजेडी सुपौल में रंजिता रंजन के साथ कर रही है, ये कर रहे हैं आप? जो आरजेडी लोकल आरजेडी यूनिट ने पूरी कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन मधुबनी कांग्रेस की अगर बात करें तो अंदर खाने से तमाम जो कांग्रेस के 90% यूनिट जो है वो शकील अहमद के साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से राहुल गांधी समस्तीपुर में उन्होंने कहा कि बद्री पूर्वे ही महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उसके बाद कांग्रेस के कई प्रदेश के नेता जो है उनके समर्थन में बोलते रहे लगातार, उसके बाद जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो लोकल कांग्रेस है और शकील अहमद है, वो थोड़ा सा कमजोर हुए और उसके बाद ये जो पलड़ा जो है वो भारी हो गया था बद्री पूर्वे का। यानी कि अब ये कह सकते हैं कुल मिला के कि बद्री पूर्वे इस वक्त रेस में है और त्रिकोणीय मुकाबला है मधुबनी में। लेकिन शकील अहमद कितना वोट उनको मिलता है, इस पर जीत हार निर्भर है कि बीजेपी जीतेगी या महागठबंधन जीतेगी, क्योंकि अमूमन होता है कि महागठबंधन का अपना वोट बैंक होता है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है। लेकिन शकील अहमद को कितना वोट बैंक मिलेगा, इससे मधुबनी का भविष्य मतलब लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला। शकील अहमद को आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि शकील अहमद कितना वोट लेते हैं, क्या वो एक महज वोट कटुआ बन जाएंगे कि मैं कुछ वोट काट लेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी को उससे नुकसान होगा, या फिर उनको एक बड़ा मार्जिन भी हो सकता है कि वो लड़ाई में बिल्कुल बने हों, ये भी हो सकता है। लेकिन शकील अहमद कितना वोट काटते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि हुकुमदेव नारायण यादव सांसद थे, उन पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, उनके बेटे को टिकट मिला। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अगर आप अंदर जाते और बीजेपी के कार्यकर्ता मधुबनी यूनिट के कार्यकर्ता से बात करते तो उससे नाराज थे और नाराजगी साफ दिख रही थी। अब उस नाराजगी को, जो बीजेपी की नाराजगी का जो फायदा है, वो शकील अहमद को ज्यादा मिलता है या बद्री पूर्वी को ज्यादा मिलता है, इस पर डिपेंड करता है मधुबनी का जीत और हार। आपने भी बात की है शकील अहमद से, मैंने देखा है, सब लोगों ने देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा है, जो खुलकर साथ दे रही हैं भावना झा, कांग्रेस की विधायिका हैं, उनसे भी आपने बात की है, इन दोनों नेताओं से आपने बात की है। शकील अहमद तो बगावत मानते ही नहीं इसको, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, कांग्रेस के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। शकील अहमद का जायज कहना है। देखिए,
ऊपर के नेता जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी हैं या लोकल यूनिट की जो अधिकारी हैं, वो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे अगर मधुबनी जाएंगे तो एक तरफ तो बद्री पूर्वे के भी मीटिंग में रहते हैं और एक तरफ कांग्रेस में भी चले जाते हैं। तो ये बात उनके पार्टी को भी, मुकेश वोटिंग से एक दिन पहले कार्रवाई हो गई है, पार्टी से निकाल दिया गया है शकील अहमद को और भावना झा को, तो इससे कोई नुकसान शकील अहमद, इससे बद्री पूर्वे को थोड़ा सा माइलेज मिल सकता है। अगर जो कांग्रेसी होंगे तो ये अगर पहले ये चीज हो जाता तो इससे ज्यादा फायदा मिलता बद्री पूर्वे को, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा तो मिल जाएगा अगर ये संदेश लोगों तक कांग्रेसी तक पहुंच गया होगा तो। और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर यह है कि वीआईपी पार्टी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी, आप जानते हैं मधुबनी में मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार हैं बद्री पूर्वे, दबाव डालकर कांग्रेस पर यह कार्रवाई करवाई गई है वोटिंग से एक दिन पहले, और दबाव डाला है मुकेश सहनी ने, और इसके बाद इस दबाव के बाद कार्रवाई हुई है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो पहले बीजेपी कमजोर थी जब बीजेपी का टिकट घोषणा हुआ, उसके बाद महागठबंधन बहुत लेट घोषित किया टिकट, बीच में यह खबर थी कि महागठबंधन और बीजेपी ही दो प्रत्याशी होंगे, लेकिन अचानक शकील अहमद आ जाते हैं, उसके बाद रेस में पिछड़ जाते हैं और खबर चलने लगती है कि शकील वर्सेस अशोक यादव है। लेकिन मुकेश सहनी खुद जाते हैं मधुबनी और पूरा राजनीतिक कमान संभालते हैं, जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की रहती है वो खुद दूर करते हैं वहां जाकर। उसके बाद से कहीं ना कहीं माहौल जो है वो थोड़ा इनके पक्ष में, बद्री पूर्वे के पक्ष में मजबूत हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं मुकाबला त्रिकोणीय है। शकील अहमद को क्या वोट परसेंटेज मिलता है इससे तय होगा कि महागठबंधन जीतती है या बीजेपी जीतती है, या फिर शकील अहमद कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में बाजी मार जाए। एक और दिलचस्प सीट की हम बात करेंगे, दूसरी सीट है जहां कल वोटिंग होनी है, सीतामढ़ी की सीट। बड़ा ड्रामा भी हुआ है उस सीट पर, वहां से वरुण कुमार जो एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए थे उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। फिर आनंद फानन में बीजेपी के नेता थे सुनील कुमार पिंटू, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी एंट्री होती है जेडीयू में, जेडीयू फिर उनको टिकट देती है। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई रही है और ड्रामा भी चला है एनडीए के अंदर इस सीट को लेकर। वहां क्या लगता है, वहां का जो सीतामढ़ी की जो राजनीतिक समीकरण है, मैं 2 दिन पहले ही वहां से आया हूं। सीतामढ़ी में एक तरफ अर्जुन राय हैं, आरजेडी के उम्मीदवार, मजबूत माने जाते हैं, कोई डाउट नहीं है, और जेडीयू में एक समय ऐसा परिस्थिति आ गया था कि जेडीयू के पास वहां जब वो वरुण कुमार ने सैंबल वापस कर दिया था तो उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा था। तो लास्ट में आनंद फानन में खुद जो वहाँ के पिंटू जी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था कि बाकायदा नीतीश कुमार ने अमित शाह से बात की, अमित शाह नीतीश कुमार की बात हुई, उसके बाद आम सहमति बनी। पहले नीतीश कुमार की तरफ से इनको ऑफर आया, फिर चूंकि ये बीजेपी में थे तो आम सहमति अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में बन के, और बीजेपी के प्रत्याशी को नेता को जेडीयू के सैंबल पे वहां से लड़ाया जा रहा है, जेडीयू में शामिल करवा के। तो जाहिर सी बात थी कि जेडीयू के पास कोई विकल्प बचा नहीं हुआ था, तो बीजेपी के नेता को खड़ा किया। इसका एक कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश एनडीए के उसमें गया है अगेंस्ट में। लेकिन हर जगह जब हम सर्वे करने जाते हैं तो कुछ मोदी का एक फैक्टर जो है नजर आता है। अब ये निर्भर करता है सीतामढ़ी के चुनाव में कि मोदी फैक्टर कितना काम आता है। अगर मोदी फैक्टर काम आ गया तो पिंटू जीत गए, और अगर मोदी फैक्टर काम नहीं आ गया और जातीय समीकरण काम आ गया महागठबंधन का, तो अर्जुन राय जीत जाएंगे। लेकिन पिंटू की जो राह है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भूमिहार हैं, और भूमिहार का अच्छा खासा वोट वो काट सकते हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान एनडीए को होगा। तो पिंटू की राह आसान नहीं है, मोदी लहर पर सवार होके नैया पार हो सकती है। एक और सीट है, हम आपसे बात करेंगे मुजफ्फरपुर सीट की। मुजफ्फरपुर सीट पर क्या लगता है? देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जो वर्तमान में सांसद है वही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजभूषण चौधरी निषाद। अब यहाँ पे भी वही बात है कि देखिए, बीजेपी ज्यादातर सीटों पे अगर देखेंगे जो बीजेपी के सांसद हैं तो ज्यादातर सीटों पे मोदी फैक्टर है। वो बीजेपी के नेता ये निश्चिंत है कि मैं मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा। अजय निषाद के बारे में, अजय निषाद के लिए जनता में एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, सर्वे के दौरान भी बात निकलकर सामने आई, लेकिन कहते हैं कि हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। अब चौधरी साहब कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फाइट है। एक तरफ मोदी फैक्टर है तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण है। मुकेश सहनी मलाह, सन ऑफ मलाह के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जिसके कारण से, और मुजफ्फरपुर में एक बड़ा जो मलाह का वोट बैंक है, डिपेंड करता है कि मलाह वोट बैंक किधर जाता है। अगर एक तरफा वोट पड़ गया मुकेश सहनी के पक्ष में तो ये जीत जाएंगे, अगर नहीं पड़ता है, मोदी फैक्टर चलता है, तो अजय निषाद जीत सकते हैं। मतलब मुजफ्फरपुर का गणित जो आप बता रहे हैं वो इस तरह का है कि अगर मोदी लहर मजबूत बना रहा है एनडीए के उम्मीदवार को,
और जो वहाँ स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं वो नुकसान पहुंचा रहा है दूसरी तरफ एनडीए उम्मीदवार को, और फायदा पहुंचा रहा है महागठबंधन के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को। तो कुल मिलाकर यही गणित है और यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है। और जोड़ना चाहूंगा, देखिए निषाद समुदाय जो मलाह समुदाय होते हैं वो पुश्तैनी वोट बैंक माने जा रहे थे बीजेपी के, लेकिन अचानक मुकेश सहनी नेता बनकर उभरे। मुजफ्फरपुर सीट जो है उस पर मुकेश सहनी के लिए भी एक ये सीट जीत और हार ये तय कर देगा कि वो मलाह के नेता बन पाए कि नहीं बन पाए, जैसा महागठबंधन की तरफ से दावा किया जाता है कि वो मलाह के एक बड़े नेता हैं। अगर वो जीतते हैं तो नो डाउट कि वो मलाह के बड़े नेता एक सीट तो जीतेंगे ही, मलाह के एक बड़े नेता के तौर पे स्थापित होंगे, क्योंकि वो जब तक वो पोलराइज्ड नहीं होगा तो मुकेश सहनी की पार्टी जीत नहीं सकती। अगर मलाह वोट एक तरफा पड़ गया तो जीत जाएंगे, अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मोदी जो है ये कह सकते हैं कि जात पात की दीवार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में तोड़ दी है, मोदी फैक्टर जो है। कोई कुल मिलाकर बात यही फिर वही मुजफ्फरपुर सीट को लेकर भी कि मोदी लहर फायदा पहुंचाएगा और मोदी लहर के सहारे नैया पार होगी मुजफ्फरपुर में। एनडीए उम्मीदवार की सारण की सीट की बात करें, सारण की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। आप कह सकते हैं कि लालू यादव की पारंपरिक सीट रही है और राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी 2014 में राजीव प्रताप रूड़ी से। 2019 में यह सीट अहम इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव विरोध करते रहे हैं आरजेडी उम्मीदवार चंद्रिका राय का। उनके विरोध को नजरअंदाज करके आरजेडी ने भरोसा किया है चंद्रिका राय पर, और बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। और जिन राजीव प्रताप रूड़ी ने हरा दिया था 2014 में राबड़ी देवी को, 2019 में मुकाबला चंद्रिका राय का उन्हीं राजीव प्रताप रूड़ी से है। क्या लगता है? देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझिए, चंद्रिका राय को टिकट देने का मतलब क्या था। पारिवारिक विवाद के बीच भी लालू यादव ने और आरजेडी ने उनको टिकट दिया। उसका सबसे बड़ा ये कारण था कि उस क्षेत्र में एक साफ साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि लालू यादव अब भी यादव के नेता हैं और यादव के साथ हैं। एक मैसेज दिया गया कि देखिए हमारे पारिवारिक विवाद तो है, लेकिन हम जो राजनीतिक सिद्धांतों पे यादव हमारे लिए सर्वप्रिय है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी और चंद्रिका राय की बात करें अगर, तो राजीव प्रताप रूडी मंत्री बने 2014 में मोदी सरकार में। उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, जिसका एक नकारात्मक मैसेज दिया। लेकिन उसके बाद इस पिछले कुछ 6 महीना साल भर में उन्होंने खूब एम्बुलेंस बांटे, बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा वहाँ के जो उनके समर्थक है बोला जा रहा है। हम भी सर्वे करने के लिए गए थे, एडिटर इन चीफ भी गए थे सर्वे करने के लिए, श्रीकांत जी भी गए थे। एक बात निकल कर सामने आई कि जो राजीव प्रताप रूडी पिछले 1-1.5 साल में एक्टिव हुए हैं उससे कुछ ना कुछ अपना डैमेज कंट्रोल कर लिए, लेकिन चंद्रिका राय भी एक मजबूत उम्मीदवार है, कई बार विधायक रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, निर्दलीय तक विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात उनके साथ यह है कि जो सवर्ण समाज है, जो गैर आरक्षित वर्ग है, वो भी चंद्रिका राय को, उनमें भी अच्छी खासी उनकी पैंठ है। तो अगर यादव तो उनके साथ है ही, अगर चंद्रिका राय सवर्ण वोटों में सेंध हमारी कर दी है, अपने मधुर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं वो, तो उस क्षेत्र की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूडी की जीत जो है वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वहां पे अगर बात करें पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र में मोदी का एक बड़ा फैक्टर है, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक तरफ अगर आप कहेंगे कि लालू यादव का अपना एक जातीय समीकरण है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी फैक्टर भी। और एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि शहाबुद्दीन अभी भी उस क्षेत्र के छपरा, सारण, सिवान के हीरो माने जाते हैं, विशेष तौर पे जो अल्पसंख्यक वर्ग है। आपने खबर बताई थी, दिखाया भी था लोगों को कि चंद्रिका राय के बोर्ड पे शहाबुद्दीन की फोटो तस्वीर थी, शहाबुद्दीन की तस्वीर तो थी। कुल मिलाकर यहाँ पे 50-50 का मुकाबला है, कुछ नहीं कोई मुझे लगता है कि कुछ कहना इस पर चुनाव से परिणाम से पहले बेईमानी होगी। दोनों प्रत्याशी, क्योंकि एक के साथ मजबूत मोदी फैक्टर है तो दूसरे के साथ मजबूत जातीय समीकरण। आशुतोष, जब हम बात करते हैं सारण सीट की तो हमको यह भी बताना पड़ेगा दर्शकों को और कहना पड़ेगा कि सारण की जो सीट है वो कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है और सबसे दिलचस्प लड़ाई है। चंद्रिका राय की लड़ाई सिर्फ राजीव प्रताप रूडी से नहीं है, चंद्रिका राय की लड़ाई तेज प्रताप यादव से भी है। क्योंकि और एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, चंद्रिका राय में इसमें जोड़ दूं कि आपने सही बात कहा कि एक तो तेज प्रताप यादव से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है अपने ससुर के खिलाफ, लेकिन तेज प्रताप यादव की खिलाफत से कुछ खास असर होगा नहीं। और दूसरी वही मैं पूछने वाला था, क्या असर होगा। दूसरी बात कि चंद्रिका राय पर एक प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है क्योंकि वो लालू यादव की पुश्तैनी सीट रही है। राबड़ी देवी खुद चुनाव लड़ी थी पिछली बार, तो उस सीट को जीतना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है कि कैसे उस सीट को जीत पाएंगे। और मतलब अगर निकाला जाए तो ये निकाला जाना चाहिए कि एक तरह से लालू यादव ने
सारण से अपना राजनीतिक वारिस बना दिया है। चंद्रिका राय को अपनी पारंपरिक सीट उनको सौंप दी है, मतलब उस इलाके का राजनीतिक वारिस उनको बना दिया है। बहुत दिलचस्प लड़ाई है, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सर्वे किया आपने, बात की सब लोगों से। हाजीपुर की सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और कह सकते हैं कि रामविलास पासवान जो कई दशकों से यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और अपवाद अगर छोड़ दें तो अपराजय रहे हैं और कई बार जीत का अंतर इतना बड़ा रहा है कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रामविलास पासवान वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस अपने भाई को उन्होंने टिकट दिया है और वो वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। यहाँ की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। तो क्या पशुपति कुमार पारस पासवान की विरासत बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति के लिए, खुद रामविलास पासवान के लिए, एलजेपी के लिए। देखिए, इस सवाल से पहले एक और बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि रामा सिंह, जो कि आप मैं वही बात करने वाला था। कई दिन से आप खबर लिख रहे हैं, आप खबर दे रहे हैं दर्शकों को। देखिए, एक बार तो पारस के पास, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता देश के माने जाते हैं, उस सीट को बचाना, क्योंकि वर्तमान में भी सांसद वही हैं। दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है। शिवचंद्र राम अगर देखेंगे तो पारस जिस तरीके से रामविलास पासवान की पुश्तैनी सीट रही है, तो उस तरीके से लड़ाई कहीं ना कहीं आसान थी पशुपति कुमार पारस के लिए। लेकिन रामा सिंह की जो एंट्री हुई है और उनके खिलाफ एंट्री हुई है और पूरे समाज में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि इनको हराओ, रामविलास पासवान के परिवार को हराओ, ये कहीं ना कहीं शिवचंद्र राम को राहत पहुंचा रही है। और इससे, इस चीज से तो ये भी निर्णय होगा कि कौन सांसद बनेगा हाजीपुर से, साथ साथ ये भी डिसाइड होगा कि क्या रामा सिंह राजपूतों के नेता बन पाते हैं या नहीं। वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आशुतोष, आपने जिक्र किया राजपूतों के नेता बन पाते हैं कि नहीं। दरअसल हाजीपुर की जो सीट है, यहाँ भी कमोबेश स्थिति वही सारण वाली ही है कि वहाँ तेज प्रताप यादव चुनाव भले नहीं लड़ रहे हैं चंद्रिका राय के खिलाफ, लेकिन अपील कर रहे हैं कि इनको हरा दीजिए। हाजीपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है, रामा सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सियासी अदावत की लड़ाई बन गई है हाजीपुर में। प्रेस्टीज इशू बन गया है और मुकाबला भले ही शिवचंद्र राम और पशुपति कुमार पारस के बीच हो, लेकिन रामा सिंह हर वो काम कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हर वो काम कर रहे हैं जो एक प्रत्याशी करता है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनको हरा दीजिए। आपको एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, आप अभी न्यूज कवर कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे जगह जगह सर्वे कर और रैलियां करके बोल रहे हैं कि हराइए बीजेपी और शिवसेना को, ठीक उसी तरीके से, उसी तर्ज पे वो किसी के लिए वो चुनाव अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन वो हर जगह बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर विरोधी को, इसको कांग्रेस एनसीपी को फायदा हो जाता है तो हो जाए, लेकिन बीजेपी एनडीए को हराना है। ठीक वही उसी तर्ज पे रामा सिंह जो है हाजीपुर में महागठबंधन के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस को हराने के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये उनकी कद की लड़ाई है, वो अपने आप को कद्दावर नेता साबित करने में लगे। क्या हाजीपुर का ये रिजल्ट जो होगा वो ये साबित करेगा कि रामा सिंह राजपूतों के नेता बन पाए कि नहीं, या फिर पशुपति कुमार पारस अपनी भाई की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, उसको बचा पाए कि नहीं? दोनों के लिए इम्तिहान है। बिल्कुल इम्तिहान है। देखिए, एक तो निर्णय जो होगा, जो चुनाव परिणाम होगा, वो ये भी तय करेगा कि कौन सांसद बनेगा, ये तो तय होगा ही, लेकिन किसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी इससे तय हो जाएगा। मतलब कि अगर पशुपति कुमार पारस जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके समांतर में उनको देखना लोग शुरू कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर रामा सिंह उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं, शिवचंद्र राम अगर जीत जाते हैं, तो रामा सिंह एक बड़ा एज ले सकते हैं और बिहार की राजनीति में फिर तमाम राजनीतिक दल उनके तरफ आकर्षण के भाव से देखेगा जरूर, ये बिल्कुल तय है। तो आशुतोष, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, सवाल थोड़ा हटके है। आप बिहार के कई जिलों में गए हैं, कवर किया है आपने इलेक्शन को, नेताओं से बातचीत की है। बिहार की राजनीति का तापमान ज़्यादा गर्म रहा या फिर धूप की तपिश ज़्यादा रही? देखिए, धूप की तपिश तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है, धूप का महीना भी है, गर्मी का महीना। लेकिन इस वक्त अगर जब आप जनता के बीच में जाएंगे, हम लोग तो मतलब बिहार के अंत कोने तक, जो जैसे मधुबनी और सीतामढ़ी ऐसा जिला है जहाँ पे बॉर्डर इलाका पड़ता है, वहाँ तक जो लोग उस पार से इस पार आते हैं व्यापार करने के लिए, कुछ करने के लिए, वहाँ दूसरे देशों में, मतलब नेपाल के लोगों में भी ये चर्चा है कि देश का पीएम कौन बनेगा।
मोदी ने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार तो छोड़िए, पड़ोसी मुल्क में भी जो बिहार की राजनीति, बिहार से जो सटा हुआ पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी इस बात की तपिश है। तो कह सकते हैं कि बिहार में जो है अभी गर्मी की जो पारा है उससे ज्यादा राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। तो धूप से ज्यादा सियासत का तापमान गर्म है और पड़ोसी मुल्कों के लोग भी बिहार को देख रहे हैं। इस खबर में इतना ही। हमने बताया आपको कि बिहार में कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उनका राजनीतिक समीकरण क्या है, हमारे सहयोगी आशुतोष आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। और इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।